आसमानों का खुदा कोई भी हो, आसमानों का खुदा कोई भी हो, मेरी धरती का खुदा इंसान है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। खबरों की तरफ लिए चलते हैं। खबरों की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। एक छोटा सा ब्रेक स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र रचने का एक गंभीर आरोप लगाया है। आज पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा कार्यालय के पास एक बम मिलता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी यानी पश्चिम बंगाल में विपक्ष को बदनाम करना चाहती हैं, विपक्ष को बर्बाद करना चाहती हैं। इस तरह के गंभीर आरोप कैलाश विजयवर्गीय ने लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है। कोरोना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि आसनसोल में 2 सेफ होम भी बनाए गए हैं और इन सेफ होम में उन मरीजों को रखा जाता है जो संक्रमित होते हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों को रखने के लिए 2 सेफ होम बनाए गए हैं। आज सेंट जोसेफ स्कूल में बनाए गए सेफ होम में इंजीनियरों से जुड़ी हुई एक संस्था SDEA की तरफ से कुछ उपकरण दिए गए। इस मौके पर प्रदेश के कानून मंत्री मलय घटक खासतौर से मौजूद थे और प्रदेश के कानून मंत्री और आसनसोल नॉर्थ के विधायक मलय घटक को इंजीनियर्स से जुड़ी हुई संस्था की तरफ से कुछ उपकरण सौंपे गए और इन उपकरणों को यहां सेफ होम में रखे जाएंगे। उन उपकरणों में शामिल हैं PPE किट, मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इन तमाम चीजों को हैंडओवर किया गया मलय घटक को और मलय घटक जी ने आभार व्यक्त किया इन तमाम लोगों के प्रति और उन्होंने कहा भाजपा पर निशाना साधते हुए मलय घटक ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक काफी दूर दूर हैं और नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि यहां ममता बनर्जी के सिपाही हैं जो विधायक हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग लगातार कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में इस तरह की बातें कही और इस दौरान हमने इंजीनियर से जुड़ी हुई इस संस्था के एक प्रतिनिधि से भी बातचीत की। डेवलपमेंट ऑफ इंजिनियार्स एंड आर्किटेक्ट SDE तरफ থেকে আজকে এখানকার যিনি ভূমিপুত্র, এখানকার থেকে যিনি আমাদের রাজ্যসভা আমাদের বিধানসভায় গিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী, তিনি আইনমন্ত্রী এবং আমাদের পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক সাহেবকে আমরা তাদের কাছে আজকে এসেছি। তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমার অ্যাসোসিয়েশন যে কোভিড পেশেন্টদের সঙ্গে সরাসরি নেবে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তিনি আমাদেরকে আসানসোলের মাটিতে এই কাজ করার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। এর জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে প্রথমে আমি আমার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে মন্ত্রীর হাতে আমরা এখানে যেটা তুলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে 200 PPE কিট দিয়েছি আমরা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই শহর কয়েকদিন আগে আমরা 2টো সেফ হোম চালু করেছিলাম। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সেন্ট জোসেফ স্কুল আর একটা হচ্ছে লোরেটো কনভেন্ট। 60 এবং 60 120টা বেড এখানে আছে। দিন আমরা বেড সহ সমস্ত রকম পরিষেবা চালু করেছিলাম। আজকে SDEA আমাদের রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদের অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন দপ্তরে PWDর আছে, PHEর আছে, ইরিগেশন আছে, WRDD আছে, তো সমস্ত দপ্তরে PNRD যে সমস্ত দপ্তরে সরকারি দপ্তরে ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করেন তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন সেই অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই সেফ হোম দুটির জন্য 5টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, রেগুলেটর সহ 500 গ্লাভস, 2000 মাস্ক, 10টা অক্সিমিটার এবং 200 PPE কিট এই 2টো সেফ হোমের জন্য তারা দিলেন। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, স্বাগত জানাই যে তারা এই ধরনের করোনা পরিস্থিতিতে
তারা এগিয়ে এসছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন এবং আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন পশ্চিমবঙ্গকে যত শীঘ্র সম্ভব করোনা ফ্রি করা, করোনার বিদায় করা, তাতে তারা সাহায্য করছেন। এই কারণেই তাদের আমি আরও একবার ধন্যবাদ জানাই। আমি সেন্ট জোসেফ এবং লরেটো স্কুলের কর্তৃপক্ষকে, আজকে ফাদারও এখানে আছেন, তো ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে ওনারা তাদের এই স্কুলের যে বিল্ডিং, সেই বিল্ডিং এই দুটো সেফ হোম করার জন্য তারা ছেড়ে দিয়েছেন। এবং আমাদের যে প্রশাসন, জেলা প্রশাসন সর্বতোভাবে প্রথম দিন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আজকে এডিএম জেনারেল এখানে উপস্থিত আছেন। এর আগের দিন আমরা যখন এসেছিলাম সেদিন ডিএম সাহেবও ছিলেন, সিপি সাহেবও ছিলেন এবং তারা তাদের উদ্যোগে এই দুটো বিল্ডিংকে দ্রুততার সঙ্গে সেফ হোমে যে পরিণত করা, সেই কাজগুলো তারা করেছেন এবং এই কাজ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আজকে করোনা ভাইরাসের সময়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার যে টিম, তৃণমূল কংগ্রেসের যে সদস্য, এমএলএ, এমপি, নেতা, তারাই কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষ যারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন তাদেরকে সুস্থ করার জন্য সমস্ত রকমের পদক্ষেপ তারা নিচ্ছেন। এবং আমি আজকেও অনেক জায়গায় গেছি, যে জায়গাগুলোতে যেখানেই করোনার কিছু পরিস্থিতি হয়েছে, এই দুর্দিনে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতাদের দেখা যাচ্ছে না, টিভির পর্দা ছাড়া। টিভির পর্দাতে অনেককেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ময়দানে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে না। তাই আজকে যারা ময়দানে থেকে মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাজ করছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার যারা অনুগামী, আমরা যারা জায়গায় জায়গায় বিধায়ক এবং বিভিন্ন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তারা সবাই কিন্তু এই কাজে জড়িয়ে পড়েছেন এবং সরকারি যারা কর্মচারী, অফিসার, তারাও কিন্তু এগিয়ে এসছেন এই করোনা ভাইরাস নির্মূল করতে আমাদের এই রাজ্য থেকে। দাদা, সদ্য আসামে মারা যায়, সেখানে আপনাকে চেক দিতে দেখা যায়, তো বিরোধী যে আর যে বিধায়ক দাঁড়িয়েছেন তার তো এখনো কোনো দর্শন নাই, কি বলবেন? দেখুন, আমরা এখানে এমপিকেও দেখেছি, ভোটের সময় দেখা যায়, তারপর দেখা যায় না। এমএলএও তাই, ভোটের সময় যিনি ছিলেন তারপর তাকে আর দেখা যায় না। টিভির পর্দা ছাড়া তাদেরকে কোথাও দেখা যায় না। এবং যে ঘটনায় মারা গেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে মানে 5 মিনিটের মধ্যে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে রাজ্য সরকারের অনুদান তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের পরিবারের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করা। আমরা দ্রুততার সঙ্গে সেই চেক তৈরি করে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। हमारे संवाददाता लखनऊ से कमाल अहमद खान ने खबर भेजी है और उन्होंने जानकारी दी है कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के बीच एक बातचीत हुई। हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर एक मीटिंग हुई। 10 मिनट तक चलने वाली इस मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। आपको एक बार फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के बीच 10 मिनट तक बातचीत हुई और इस बातचीत का मुख्य मुद्दा चुनाव था। 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इस चुनाव को देखते हुए दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई, कई अहम सवालों के जवाब भी दिए अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने। और आप देख सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत तो हो ही रही है और यहाँ स्वागत भी किया गया उनका, राधा मोहन सिंह का। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर उनका स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने मुलाकात की। और हालांकि दोनों नेताओं में परिचय काफी पुराना है, दोनों एक अच्छे मित्र भी हैं और दोनों के बीच बातचीत हो रही है। और बातचीत के दौरान मुख्य मुद्दा चुनाव था। चुनाव के अलावा दूसरे और भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई, कुछ व्यक्तिगत मुद्दों पर भी बातचीत की गई, लेकिन मुख्य मुद्दा था चुनाव। 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और चुनाव के को लेकर तैयारी हो जानी है 6 महीने के बाद। इसे लेकर यहाँ खास तौर से चर्चा की गई। दोनों नेताओं के बीच हृदय नारायण दीक्षित से बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि किस तरह की बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच। विधानसभा अध्यक्ष का पद एपॉलिटिकल होता है, वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी उस दल की निंदा आलोचना नहीं कर सकता।
ऐसा ही हमारा पद है और आप सब हमारे मित्र हैं तो पहले से। तो भारतीय जनता पार्टी अथवा वहाँ क्या होने जा रहा है, जहाँ तक अपनी मेरी जानकारी इधर उधर से अखबार पढ़कर है, वो ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और 5-6 महीने बाद नगाड़ा बजेगा उसका विधानसभा के चुनाव का। ये सब एक साथ चीजें हैं, उन्हीं की तैयारी संगठन और सरकार दोनों के परामर्श से हो रही है। ये मैंने पहले भी कहा कि मंत्रिमंडल में किसी को जगह देना शुद्ध रूप से भारत का संविधान है, उसमें अंकित है, लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। कई दिनों से बैठक चल रही है, कई नेता मंत्रिमंडल आ रहे हैं, आपकी दुनिया तो कुछ ऐसी वार्ता हुई है? वार्ता यही हुई, हम लोगों ने चर्चा की, पूरे मुख्य चर्चा तो हमसे उन्होंने इसी विषय पर की, जो बहुत पुराना कांग्रेस का राष्ट्रवाद और जो हम लोगों का राष्ट्रवाद, इस राष्ट्रवाद को लेकर अलग से अभियान चलाया जाए। हमसे वैचारिक चर्चा ही हो सकती थी, पॉलिटिकल हो नहीं सकती। के खिलाफ जंग छिड़ गई है। आपको बता दूं कि रानीगंज में पाशे आची और एक संस्था है ग्रीन वॉलंटियर्स, दोनों संस्थाओं की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं और जरूरतमंदों को भोजन दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन का दौर चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जो हर रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए इन सामाजिक संगठनों की तरफ से ऐसे लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। आज भी भोजन करवाया गया। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहां भोजन करवाया गया। इन लोगों को, जरूरतमंदों को आप देख सकते हैं कि भोजन बांटे गए। ये सिलसिला पिछले 18 दिनों से चल रहा है और इस तरह का सिलसिला और भी कई दिनों तक लगातार चलेगा। कारण এই সময় মানুষের, বিশেষ করে গরিব মানুষ, আজকে আমি দেখলেন তাদেরকে আমরা খাবারটা তুলে দেওয়া হলো। যারা হ্যান্ডিক্যাপ, যারা কোনো রকম কোনো রোজগার তাদের নেই এখন, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা, যারা পরিবার যাদের দিন আনে দিন খায়, সেই সব পরিবারের লোকেদের কাছে আমরা এই খাবারটা তুলে দিলাম। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কোলফিল্ড কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে, যেভাবে তারা 18 দিন ধরে এখানে মানুষের পেটে খাবার তুলে দিলেন, রান্না করা খাবার। এর থেকে ভালো কিছু আর হতে পারে না। আজকে কোভিডের সাথে লড়াই করার জন্য এগুলোরও প্রয়োজন আছে। আজকে কোভিডকে হারানোর জন্য যে লকডাউন করতে হয়েছে, যেটা করতে বাধ্য হয়েছে সংক্রমণকে রোখার জন্য, তার সাথে সাথে যারা গরিব মানুষ তাদেরকেও কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে, যারা তাদের অনাহারে না মারা যায়। আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবং তার অনুপ্রেরণায় আজকে সারা বাংলায় এই ধরনের অনেক সোশ্যাল ওয়ার্ক রয়েছেন, যারা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। চেম্বার অফ কমার্সও আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন, তারাও নিজেদের মতন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। অন্যান্য সংস্থা, গ্রিন ভলেন্টিয়ার্স আজকে কাজ করছে, অন্যান্য সংস্থারা সবাই মিলে আজকে কাজ করছে। বিশেষ করে এই বাস স্ট্যান্ড এলাকায়, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে বাস বন্ধ আছে, সেখানে বাসের ড্রাইভাররা আছে, কন্ডাক্টর আছে, হেল্পার আছে, তাদের পরিবার রয়েছে। এই বাস স্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষের রুজি রোজগার, সেগুলো আজকে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এই কর্মসূচি আজকে যেটা কোলফিল্ড কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি করেছে, 18 দিন ধরে এই ধরনের মানুষের সাথে আছে, মানুষকে খাবার দিচ্ছে, এর জন্য সত্যিই আমরা প্রশংসা করছি। তাদের প্রশংসার যোগ্য, আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक ने आज रानीगंज में बस यूनियन के कार्यालय का भी रुख किया। रानीगंज के बस स्टैंड में INTTUC से जुड़ा यूनियन है, इसी यूनियन का कार्यालय है। यहाँ बस कर्मचारियों के यूनियन का कार्यालय है। यहाँ पहुंचकर अभिजीत घटक ने यूनियन से जुड़े नेताओं और यहाँ बस कर्मचारियों के साथ बातचीत की, बसों में परिवहन में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को उन्होंने
उन्होंने पूरे मनोयोग के साथ सुना। ऐसे लोगों का कहना है, बस कर्मचारियों का कहना है कि अगर किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई तो उनका गुजर बसर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, किराए में भी वृद्धि होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर यहां खास तौर से चर्चा की गई। अभिजीत घटक ने इन लोगों से बातचीत की और इन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी और इस पर विचार भी किया जाएगा। और लॉकडाउन की जहां तक बात है, लॉकडाउन तो किया जाना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही थी उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। बहुत दिन से यहाँ जो बस चलता है, लॉकडाउन का चलते ये बस बंद है। और हमारा जितना भी यूनियन का मेंबर है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, खलासी है, इन लोगों का जो कमाई ये बंद हो गया है, रोजगार बंद हो गया है। इसीलिए बहुत परेशानी इन लोगों को झेलने पड़ रहा है, परिवार को चलाना मुश्किल हो गया है। तो इन लोगों का यही कहना है कि जो बस मालिक है उन लोगों से बात करके इन लोगों को कुछ राहत का बंदोबस्त किया जाए, जिससे ये लॉकडाउन का पीरियड में इन लोगों का ये लोगों का संसार में कम से कम खाने का सामान इन लोग को मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, जिससे उन लोगों को आने वाले दिन में ये लोग अपना संसार को चला सके, बच्चों को पढ़ा सके। ये सब के लिए आज बातचीत हुआ। हम लोग मालिक से बात करेंगे, एसोसिएशन जो है मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन, उन लोगों से बात करके हम लोग कुछ राहत का बंदोबस्त करेंगे। कहते हैं रक्त की एक एक बूंद काफी कीमती होती है। रक्त की एक बूंद से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसे देखते हुए विभिन्न गैर राजनीतिक संस्थाओं की तरफ से और राजनीतिक संस्थाओं की तरफ से भी लगातार ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में भी आज एक सामाजिक संस्था नव्या फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर लगाए गए। इस मौके पर इलाके के कई गणमान्य लोग खास तौर से मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में यहाँ लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए और लोगों की मदद करने का ये प्रयास किया गया। यहाँ इस संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खून की कमी को दूर किए जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी लगातार इस तरह की बातें कही जाती हैं कि गैर राजनीतिक संस्थाओं की तरफ से भी लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए। आज जो एक फाउंडेशन का तरफ से हम लोग को छोटा ब्लड कैंप का अरेंज किया, क्योंकि कोविड परिस्थिति में हम लोग को पता है कि ब्लड बैंक में कितना ब्लड का यूज चल रहा है। तो इसलिए हम लोग सोचा कि बड़ा खर्चा कि हम लोग सोच रहे बड़ा पश्चिम बर्धमान में ऐसा छोटा छोटा नैनो कैंप सब करेगा, क्योंकि इसी टाइम हम लोग को जो पब्लिक है, थैलेसीमिया पेशेंट है, बहुत सारा पेशेंट है जिनको डेली ब्लड का जरूरत होता है। लेकिन आसनसोल ब्लड बैंक में अभी ब्लड का क्राइसिस चल रहा है, जिसको वंदे राज्य लखनऊ हम लोग एक छोटा सा कैंप ब्लड देने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? हमने जो ब्लड दिया है ये हम अपने नौकरी में कई बार दे चुके हैं। ये बहुत काम है। मैं समझता हूँ जब भी हमको मौका मिलता है हम दे देते हैं। तो आज जैसे हमको मौका मिला, अभी देश में कोविड की हालत में बहुत लोगों की जान का खतरा है, बच्चों को थैलेसीमिया प्रॉब्लम बहुत है, हमारी है। अगर हम नहीं देंगे लोगों को नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो कम कर जाएगा, उनको जान का खतरा होगा। तो मेरे को कैसे लग रहा होगा नहीं है, सबको जो है या मेरे तरफ से सबको मैसेज है ताकि सबको जो है वो दे। जनता समाज को इसके बारे में क्या बोलना चाहें कि अभी जो स्थिति है, अभी जो कोरोना का स्थिति है, इस स्थिति में अब समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं ब्लड के लिए? समाज को ये संदेश है, इस तरह हमको जब भी मौका मिल जाता है हम ब्लड दे देते हैं। तो इस तरह सभी आदमी को, सभी 100 आदमी को ब्लड देने से कुछ नहीं होता है, ब्लड देना चाहिए। और ब्लड देना से क्या है, हमारा जो नस्ल है, हमारा जो भाई बहन है, छोटा बच्चे हैं जो थैलेसीमिया है, अभी कोविड के चलते बहुत जगह में ब्लड का कमी हो रहा है, उनको जो है पूरी होगा और हम सब देंगे। और ये महत्वपूर्ण काम है, ये होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज चाय पर चर्चा की। बांकुड़ा पहुंचकर उन्होंने चाय पर चर्चा की, अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान नहीं, फायदा हुआ है। 26% सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में काफी मजबूत हुई है और भविष्य में
भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी बढ़ेगी और मजबूती भी बढ़ेगी। उन्होंने और भी कई अहम सवालों के जवाब दिए और इस मौके पर उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। হতে পারে আমরা সংগঠনকে পোক্ত করতে পারিনি ঠিকমতো বুথ স্তরে, সংঘর্ষের ভয়ে অনেকে পেয়েছে, কার্যকর্তার আগের থেকে ভয় দেখানো শুরু হয়েছিল, সেটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করছি আমরা, কোথায় ভুল হয়েছে, কী হয়েছে না হয়েছে। জঙ্গলমহলে পঞ্চায়েত ইলেকশন আমরা ভালো রেজাল্ট করেছিলাম, পার্লামেন্টেও করেছিলাম, তারপরে কিছু জায়গা আমরা হেরেছি। আমাদের কার্যকর্তার অভিজ্ঞতাও কম ছিল, গত 4-5 বছরে আমরা সংগঠনে খাড়া করেছি এখানে, সেজন্য ভোটের সময়, ভোটের কাউন্টিংয়ের সময় যে ধরনের লড়াই দেওয়া উচিত ছিল আমাদের কার্যকর্তারা দিতে পারেনি। অনেকে তো কাউন্টিং স্টেশন ছেড়েই চলে গেছে, ক্যান্ডিডেটও চলে গেছে, আর আমাদের কার্যকর্তারা যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে খেলা হবে, ভিতরে লোক ঢুকে গেল, লুটপাট শুরু হয়ে গেল, সেই জন্য শেষ পর্যন্ত হয়তো আমরা জেতা সিটটাও হারিয়ে ফেলেছি। এটা অনেক জায়গায় এখন অনুভব করা যাচ্ছে, বাকি আমরা অ্যানালাইসিস করছি কারণটা কি। নতুন করে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন সংগঠন থেকে, সেখানে চাঙ্গা করতে এবং বিভিন্ন জায়গায় যেসব ঘর যারা এখনো ঢুকতে পারেনি তাদেরকে কিভাবে বাড়ি দেবে? আমাদের কর্মীরা সব ঠিক আছে, কাজ করতে চায়, কিন্তু যে ধরনের অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে, সমাজ বিরোধী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, বাড়ি লুট করছে, আগুন লাগাচ্ছে, ভেঙে দিচ্ছে, মহিলাদের গায়ে হাত দিচ্ছে, এতে অনেকটা একটু ভয় পেয়ে গেছেন, চুপচাপ হয়ে গেছেন। কিন্তু যারা এই 5 বছর ধরে লড়াই করে পার্টিকে দাঁড় করিয়েছেন, কেস খেয়েছেন, মার খেয়েছেন, এত লোক মারা গেছে, প্রায় 167 জন, সেই কর্মীরাই আবার পার্টিকে দাঁড় করা। গতকাল দেখলাম তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হলো, সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বভারতীয় পদ দেওয়া হয়েছে। তাদের একটাই দাবি যে তিনি এই রাজ্যে বিজেপিকে ঠেকাতে তিনি বড় ভূমিকা নিয়েছে, যেখানে কিন্তু পিসি ভাইপোর নাম সবসময় উঠে আসছিল আপনাদের মুখে। ঠেকাতে পারলো কোথায়? টিএমসি তো ভোট বাড়েনি, তাদের তো সিট বাড়েনি, সিট তো কমেছে। ওদের যা সিট ছিল হিসাব করে দেখুন, বাই ইলেকশনে 3-4টা জিতে ওদের প্রায় 215-20টা ছিল, কমে গেল কেন? বিজেপি বাড়িয়েছে, 26 গুণ ভোট আমরা সিট বাড়িয়েছি। প্রথমবার বিরোধী পার্টি হিসেবে সমস্ত পার্টিকে গিলে ফেলেছি আমরা। এর আগে তো বিজেপি ছিল না কোথাও, এত হিংসা করেও বিজেপিকে আটকাতে পারেনি, এত লোককে হত্যা করেও আটকাতে পারেনি। বাকিটা দেখবো আমরা 5 বছর লড়াই করবো। এবং মুখ্যমন্ত্রীকে বলতেও শোনা গেছে যারা এমপি বা এমএলএ রয়েছে কেউ যেমন না বালি পাথর কয়লা সিন্ডিকেটে বা গরু পেট ভরে গেছে, তো আর নেওয়ার দরকার নেই। বালি পাথর কয়লা লুট করে নিচ্ছে, এখন কেন্দ্র সরকার সব বন্ধ করে দিয়েছে, এখন একাদশী উপবাস চলছে, বললেও পাবে কোত্থেকে, সব তো বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে 100 দিনের কাজ আরম্ভ হয়েছে, সেখানে যারা বেছে বিজেপি কর্মী তাদেরকেও কাজ দেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিকই, 100 দিনের কাজ বলুন, সেখানে টিএমসি ছাড়া কেউ কাজ পাবে না। যারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে তাদের জব কার্ড নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় যারা কন্ট্রাকচুয়ালি বা অন্যান্য কাজ করতো আমাদের কর্মীরা, তাদেরকে সে কাজে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, কারখানায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি যেখানে ঝড় হয়েছে, বন্যা হয়েছে, সেখানে ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, সাধারণ যারা সর্বহারা হয়ে গেছে, তাদেরকেও সেখানে পার্টি দেখা হচ্ছে। টিএমসির লোকেদের খাওয়ানো হচ্ছে, বিজেপির লোকেদের খাওয়ানো হচ্ছে না, ত্রাণও দেওয়া হচ্ছে না। আরেকটা দাদা, যেটা হচ্ছে বিজেপি কি যারা দলছুটদের নেওয়া হয়েছিল, তৃণমূল থেকে যারা ফিরেছিল, সেইগুলো দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জায়গায় হেরেছে, তাহলে কি সেটা কি একটা দলের কোনো জায়গায় একটা কি? সব দলই নির্বাচনের আগে যেখানে জেতার সম্ভাবনা থাকে লোক আসে, আমাদের দলেও এসেছে, আমরা নিয়েওছি লোককে, কিছু লোককে ক্যান্ডিডেট করেছি, তার মধ্যে কিছু হেরেছে, কিছু জিতেছে। তারপরে আবার অ্যানালাইসিস করছি আমরা কারণটা কি। তখন পার্টি ছোট ছিল, বাড়াবার জন্য নিয়েছি আমরা। টিএমসিও তো এইভাবে বেড়েছে, টিএমসি বললে তো কপি বাঁধাকপির মতো, খুললে তো কিছু টিএমসি পাওয়া যাবে না। বিজেপি তো অরিজিনাল বিজেপি আছে, আমরা আদর্শের উপরে দাঁড়িয়ে লড়াই করে দাঁড় করিয়েছি। হ্যাঁ, অনুকূলতার জন্য কিছু লোক এসেছেন, তাদেরকে আমরা জায়গাও দিয়েছি, আমরা চাই তারা আমাদের পার্টি থেকে কাজ করুন। কিছু লোক ফিরেও যাচ্ছে, তো হাজার হাজার লোক এসেছিল, 2-1 এরকম থাকে যারা সুবিধা ছাড়া থাকতে পারে না, তারা হয়তো ফিরে যাবে, সেটা তারা ঠিক করুক। তাহলে কি আবার 2000 লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে কি নতুন করে চাঙ্গা করা? নতুন দল ঠিকই আছে, যে দল 38% ভোট পেয়েছে, ওয়েস্টবেঙ্গলের বাইরে হলে এই ভোটে আমরা সরকার গঠন করতে পারতাম। যেখানে 75টা সিট এখন আমাদের বিধানসভায় আছে, বিধানসভায় দম বন্ধ করে দেবো, আর বাইরেও আন্দোলন করবো আমরা মানুষের কষ্ট নিয়ে। যে ধরনের অত্যাচার লুটপাট শুরু হয়েছে, সাধারণ মানুষ খুব ভয়ের মধ্যে আছে। এত বড় জিত হলো, কোনো বিজয় উৎসব নেই, মাংস রান্না করে রাখলেও কেউ খেতে আসেনি টিএমসি, কারণ এই পাপের ধন কেউ খাবে না। সেই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছে, তাদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করবে। একটা আদর্শবাদী পার্টি, আর সারা ভারতবর্ষে এইভাবে পার্টি বেড়েছে। 70 বছর পরে আমরা এখানে পৌঁছেছি, আমাদের কর্মীদের পরিশ্রমের ফলে এটা হয়েছে। कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद बिहार में अब चमकी बुखार कहर बरपा रहा है। चमकी बुखार की वजह से आज एक बच्चे की मौत हो गई मुजफ्फरपुर में, और इससे पहले भी 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। विभिन्न इलाकों में अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है चमकी बुखार से, और चमकी बुखार आतंक मचाए हुए है। लोगों में काफी डर है और बच्चों को लेकर लोग काफी चिंतित हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। अगर कोई जानकारी हो तो आप भी हम तक पहुंचाएं, हमें इंतजार रहता है आपकी जानकारी का, आपके सुझाव का, आपके विचार का। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। नमस्कार।